नमस्कार दोस्तों, मैं रूके टाडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के सहयोग की वजह से आज मैं 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर पाई हूँ। परिवार में जुड़ने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों को क्रेडिट जाता है, क्योंकि अगर आप लोग सहयोग नहीं करते, आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करते, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद आप सबका। दोस्तों, रेप जब होता है ना, तो जो रेपिस्ट होता है उसके लिए वो एक मोमेंट की बात होती होगी, उसके लिए वो कुछ पलों की बात होती होगी, लेकिन जिसके साथ रेप होता है वो जिंदगी भर उस हादसे को नहीं भूल पाता, और उनके घर वाले ताउम्र उस इंसिडेंट को नहीं भूल पाते, उस दरिंदगी को नहीं भूल पाते। और कई बार तो ऐसे भी होता है कि रेपिस्ट इतने हैवान हो जाते हैं कि रेप करने के बाद 2 मिनट नहीं लगाते हैं उस जिसके साथ रेप हुआ है विक्टिम को मारने में। पता नहीं इतनी खूंखार प्रवृत्ति और इतना खूंखार दिल आता कहाँ से है, इतना कठोर दिल कहाँ से लेकर आते हैं वो लोग जो इतनी दरिंदगी करते हैं किसी इंसान के साथ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आज मैं इस रेप की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज जो केस है वो एक ऐसा केस है जिसने 2009 की सुर्खियों में दरिंदगी के मामले में अपनी जगह बटोरी। एक ऐसा केस जो पूरे देश में हाइलाइट्स बनकर रह गया। तो दोस्तों, वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप परिवार में नए हैं तो मुझे सहयोग करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपकी वारदात के बारे में कोई राय है, कोई कमेंट है या कोई कॉम्प्लीमेंट है, तो ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं। तो चलो दोस्तों, वारदात शुरू करते हैं। वारदात है 2009 की। वारदात है पुणे शहर की, महाराष्ट्र का पुणे शहर, माना हुआ शहर। पुणे शहर में नैना पुजारी और अभिजीत 2 लोगों की जोड़ी रहती है। दोनों ने लव मैरिज की थी। नैना पुजारी जो है वो एक सिनिक्रॉन सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही थी। दोनों का जो टाइम है, काम है, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन वहीं एक रात ऐसी आती है जिसमें उनके घर की खुशियां पूरे तरीके से छिन जाती हैं। बात है 7 अक्टूबर 2009 की। 7 अक्टूबर 2009 को रोज़ की ही तरह नैना पुजारी अपने ऑफिस जाती है। चूँकि उसका ऑफिस जो है वो घर से दूर था, तो वो ऑटो या बस से जाया करती थी। 7 अक्टूबर 2009 को नैना पुजारी काम कर रही थी, लेकिन काम करते करते उसको लेट हो जाता है। वैसे तो नॉर्मली वो 7 बजे तक अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन उस दिन उसको 8 बज जाते हैं कंपनी में काम करते करते। देर रात हो चुकी होती है, बाहर निकलती है तो सबसे पहले वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है और कहती है कि आज मैं लेट हो गई हूँ, बस यहाँ से निकल रही हूँ तो घर पहुँचती हूँ थोड़ी ही देर में। इतनी बात होती है, फ़ोन रख देती है। जो अभिजीत है वो उसका वेट करने लग जाता है, लेकिन 2-3 घंटे हो जाते हैं और 2-3 घंटे नैना घर नहीं पहुंचती। जब घर नहीं पहुंचती तो अभिजीत को लगता है कि बहुत देर हो गई है, तो वो नैना के नंबर पे कॉल करता है, और जब कॉल करता है तो नैना का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ जाता है। इसके बाद अभिजीत उसके दोस्तों से पूछताछ करता है, लेकिन दोस्त की जो सहेलियां थी, दोस्त थे, वो कहते हैं कि नहीं, नैना जो है हमारे पास तो नहीं आई है। अब उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर लगने लग जाता है और वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है। पुलिस स्टेशन में जाके वो कंप्लेन करवाता है, कंप्लेन लिखवाता है कि उसकी जो वाइफ है वो गुमशुदा है, उसका पता नहीं चल रहा है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। पुलिस जो है वो कंप्लेन दर्ज करती है, लेकिन पहले ही उसमें पुलिस जो है वो थोड़ा सा लीनियंट होती है कि चलो कहीं रह गई होगी, पहुंच जाएगी, हो सकता है बैटरी डाउन हो गई हो, इसलिए पुलिस थोड़ा सा लीनियंट होती है। और केस जो था वो सिर्फ गुमशुदगी का था। अब इसके बाद पुलिस ढूंढती है, अपने तरीके से पता करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि ये 7 तारीख की देर रात की बात है। इसके बाद आ जाती है 8 तारीख, और 8 तारीख को पूरे दिन नैना को ढूंढा जाता है। यहाँ पर आस पड़ोस वाले जो अभिजीत के हैं वो भी घर पे आ जाते हैं, और घर पे जो उसके रिश्तेदार हैं, उसके अपने करीबी हैं, वो भी उसके घर पे पहुँच जाते हैं। सब अपने अपने तरीके से पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैना का कुछ पता नहीं चलता। और इसके बाद आती है बात 9 तारीख की। 9 अक्टूबर को एक अनजान व्यक्ति का पुलिस स्टेशन में कॉल आता है, और वो बताते हैं कि इधर रेवाड़ी का एक जंगल है, वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है एक लेडी की।
जब पुलिस ये सुनती है तो वो अभिजीत को लेकर रेवाड़ी के जंगलों में पहुंच जाती है। और जब वो वहां पर जाती है तो वहां पर लाश को देखकर अभिजीत जोर जोर से रोने लग जाता है, क्योंकि लाश वो किसी और की नहीं थी, नैना पुजारी की थी। इसके बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस को लगता है कि ये जो मैटर है बहुत संगीन है, क्योंकि पहले तो ये गुमशुदगी का केस था, लेकिन अब हत्या का केस भी बन गया है। और जिस तरीके से नैना का शव मिला था बिना कपड़ों के, न्यूड, तो लग रहा था कि उसके साथ पहले हैवानियत हुई है और उसके बाद उसको मारा गया है। अब पुलिस एक्शन में आती है और उसके बाद पता किया जाता है। पुलिस नैना की कंपनी में जाती है। जब कंपनी में जाती है तो कंपनी के जो कर्मचारी थे या नैना को जानने वाले थे, या जो पंचिंग मशीन होती है जहाँ पे आप टाइम वगैरह पंच करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नैना 8 बजे कंपनी से बाहर निकल जाती है। ये बात पुख्ता होने के बाद ये तो पता चल चुका था कि नेहा ऑफिस आई थी और 8 बजे वो ऑफिस से निकली है। और उसकी जो कॉल ड्यूरेशन थी, जो उसने अभिजीत को कॉल किया था, उससे पता चलता है कि नैना 8 बजे ऑफिस से निकली है। उसके बाद अब पुलिस देखती है कि बाहर, ऑफिस के बाहर भी सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, तो वो उसकी भी फुटेज निकलवाती है। जब फुटेज आती है तो उसमें देखा जाता है कि नैना एक कार में बैठती हुई नजर आती है। अब कार में तो इंसान तभी बैठेगा जब वो किसी को बहुत अच्छे से जानता हो। कार को बहुत अच्छी सी बारीकी से जांचा जाता है, उसको जूम किया जाता है, तो वो नंबर 1 निकल के आता है। जब नंबर निकल के आता है और कर्मचारी बताते हैं कि हाँ ये कार हमने देखी हुई है, तो पता लगता है कि ये कार योगेश राउत की है। जब पुलिस इतना सुनती है तो पुलिस समय ना वेस्ट करते हुए योगेश राउत का जो एड्रेस होता है उस पर जाती है और एक योगेश राउत को गिरफ्तार करती है। उसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उसके बाद उसी की निशानदेही पर उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें महेश ठाकुर, विश्वास हिंदूराव और राजेश चौधरी होते हैं। चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है तो चारों आनाकानी करने लग जाते हैं। कोई कुछ बताने के लिए राजी नहीं होता। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, केस सामने आता है। 7 तारीख को नैना ऑफिस के बाहर बस या गाड़ी का वेट कर रही थी, क्योंकि वैसे तो कंपनी की बसेज और टैक्सीज लगी हुई थी, लेकिन उस दिन वहां पर ना तो कोई बस थी और ना ही कोई टैक्सी थी। नैना वेट कर रही थी। इतने में योगेश राउत की जो कार है वो पीछे से आती है और रुकती है और पूछते हैं कि मैडम आपने कहाँ जाना है। कार में ऑलरेडी 2 लोग होते हैं, महेश ठाकुर और विश्वास हिंदूराव। तीनों को नैना जानती थी, क्योंकि तीनों ही ऑफिस के कर्मचारी थे। कोई ड्राइवर था तो कोई क्लीनर था तो कोई टैक्सी चलाता था। नैना बताती है कि ऑफिस से आज वो लेट हो गई है और उसे फटाफट घर जाना है। तो योगेश कहता है कि आप एक काम करिए, मेरी गाड़ी में बैठ जाइए और मैं आपको छोड़ देता हूँ। और वो चूंकि तीनों को जानती थी तो उसको कुछ अजीब नहीं लगा और वो गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी उसके घर की तरफ चल पड़ती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी जो है वो अपना रूट चेंज कर लेती है। जब रूट चेंज करती है तो नैना को बड़ा अजीब लगता है। वो उससे पूछती है कि योगेश तुम किस तरफ को जा रहे हो, मेरा घर तो दूसरे दिशा में है। तो योगेश कहता है कि मैडम, और मेरा एक दोस्त है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैंने उसको भी पिक करना है और उसको पिक करने के बाद मैं उसको छोड़ के फिर आपको आपके घर छोड़ दूंगा। क्योंकि जब वो इस तरीके से बोलता है तो नैना को भी अजीब नहीं लगता और नैना आराम से अपना बैठी रहती है। थोड़ी देर के बाद एक चौथा व्यक्ति गाड़ी में बैठता है, राजेश ठाकुर। जब चारों गाड़ी में बैठ जाते हैं तो उसके बाद चूंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, चारों के चारों नैना को बड़े अजीब नज़रों से देखने लग जाते हैं। अब नैना को थोड़ा सा अटपटा लगता है, उसको डर भी लगता है। तो वो कहती है कि योगेश तुम गाड़ी रोक दो और मैं एक काम करूँ, मैं लेट हो रही हूँ, मैं ना पैदल चली जाऊँगी या किसी और ऑटो से घर चले जाऊँगी। जब वो इतना कहती है तो वो चारों के चारों हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैडम अब आप घर नहीं जाएंगी। इसके बाद नैना को उसी चलती कार में उसके साथ दरिंदगी की जाती है, उसके साथ हैवानियत की जाती है और वो चिल्ला ना सके और बाहर ना जा सके, इसके लिए उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। और जितनी हैवानियत वो दिखा सकते थे उतनी हैवानियत उन चारों ने दिखाई। और नैना बेबस सी, लाचार सी, वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। गाड़ी के अंदर वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन गाड़ी के चूंकि ग्लासेस बंद थे तो आवाज़ बाहर भी नहीं जा रही थी। जब उनका दिल भर जाता है तो वो नैना के सारे गहने जो उसने पहने हुए थे
जितना भी कैश था और जो भी कीमती चीज़ें थीं, फ़ोन, लैपटॉप, वो सारा का सारा नैना से छीन लेते हैं और इसके अलावा एटीएम छीन लेते हैं और एटीएम का पासवर्ड भी मांगते हैं और इतना डराते हैं कि नैना अपना पासवर्ड भी बता देती है। बस वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उनको तब भी दया नहीं आई। उसके बाद वो रेवाड़ी के जंगलों में लेकर जाते हैं और पत्थर से सर को चलकर उसका मर्डर कर देते हैं और वहीं पर लाश को डंप करके वो वहाँ से भाग जाते हैं। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी उसके साथ गैंगरेप और किसी भारी चीज़ से उसके सर पर चोट लगना, उसके बाद उसकी हत्या होना, ये सामने आता है। अब पुलिस केस को कोर्ट में देती है, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद ये चारों के चारों आनाकानी करने लग जाते हैं, अपने बयान से मुकरने लग जाते हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने देखा था उन लोगों ने 37 लोगों की गवाही होती है और उन लोगों ने इतना तो देखा कि नैना ऑफिस से बाहर गई है, सीसीटीवी में वो कार में बैठी है, लेकिन उसके साथ दरिंदगी हुई है ये किसी ने नहीं देखा। और यहाँ पर जो चारों आरोपी थे वो चारों के चारों अपनी बातों पर मुकर भी रहे थे, तो ये पुख्ता ही नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने क्या प्रूफ करें, कैसे प्रूफ करें। 2011 आ जाता है। 2011 में योगेश बीमारी का बहाना करता है और उसको हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर वो वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वो दिल्ली आता है और दिल्ली के बाद वो शिरडी साईं बाबा के दरबार में पहुँचता है। वहाँ पे नाम बदल के और वेश बदल के रहने लग जाता है। पुलिस उसको खोज ही रही थी। यहाँ पे पुलिस क्या करती है, क्योंकि वो अपना नंबर बदल लेता है तो पता नहीं चल पाता, लेकिन पुलिस क्या करती है कि उसके जो घर वाले थे उनके जो फ़ोन है वो सर्विलांस में डाल देते हैं। 2013 को एक कॉल आता है योगेश की पत्नी को, और चूँकि कॉल्स जो हैं वो टैपिंग में थे, टैप हो रहे थे, तो उस कॉल की टैप होने से पता लगता है कि योगेश शिरडी में है। और पुलिस देरी ना करते हुए एक टीम बनाती है और शिरडी जाती है और शिरडी से योगेश को फिर गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके लेके आती है। यहाँ पे फिर पुलिस एक स्मार्ट वर्क खेलती है, वो राजेश ठाकुर को तोड़ती है और राजेश ठाकुर को कहती है कि अगर तुम सरकारी गवाह बन गए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। राजेश ठाकुर एग्री हो जाता है और उसके बाद वो पूरी बात बताता है और अपने बचने के लिए वो ये भी कहता है कि योगेश ने मुझे ये बोला था कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट अपने साथ लेकर आ रहा हूँ जो धंधे करती है, तो तू आएगा? तो तब राजेश कहता है कि हाँ मैं भी चलूँगा। और राजेश कहता है मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, और इन तीनों ने उसके साथ दरिंदगी की और इन तीनों ने ही उसका कत्ल किया। वो तीनों भी कहते हैं कि नहीं, राजेश ने भी उतना ही वो किया था, उतनी ही दरिंदगी की है नैना के साथ जितनी की हमने की है, और मर्डर में भी राजेश का भी हाथ था। लेकिन चूंकि वो सरकारी गवाह बन चुका था और पुलिस को कहीं ना कहीं इस केस को प्रूव भी करना था, इसलिए वो राजेश को सरकारी गवाह बना लेते हैं। अब जिला एवं सत्र न्यायालय फैसला देती है। अभी 2017 में फैसला आता है और तीनों को, योगेश राउत, महेश ठाकुर और विश्वास हिंदू राव को फांसी की सज़ा सुनाती है। और चूंकि राजेश सरकारी गवाह बन चुका था इसलिए उसको रिहा कर देती है। मेरे पास अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि उन्होंने, चूंकि ऑब्वियसली बात है कि जिला एवं सत्र न्यायालय ने डिसीजन दिया है तो वो हाई कोर्ट में ज़रूर अप्लाई करेंगे। हाई कोर्ट में अप्लाई किया है और इसके बाद उनका क्या डिसीजन आया है ये मेरे पास अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे पास अपडेट आएगा, मुझे पता लगेगा, डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगी। तो ये थी पूरी वारदात। कैसे एक निर्दोष महिला इतनी हैवानियत का शिकार हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भरोसा कर लेती है। वो भरोसा कर लेती है क्योंकि वो उस अनजान व्यक्ति को, और अनजान नहीं कह सकते उसको, वो उस व्यक्ति को जानती है जिसने उसके साथ ये हैवानियत की है। लेकिन उसको नहीं पता होता कि उस इंसान के अंदर एक भेड़िया छुपा हुआ है। और उसके बाद भी पता लगता है कि योगेश ने 2 और लेडीज़ के साथ भी रेप किया था और वो केसेस भी योगेश के पुलिस स्टेशन में दर्ज थे, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया था। इसके अलावा भी एक ड्राइवर की बीवी है जो उसके नोन में है, उसको भगाने का केस भी उसके ऊपर आया हुआ था।
ऐसा हैवान उस कंपनी में नौकरी कर रहा था। कितनी खतरनाक सी बात है। ये थी पूरी वारदात। आपकी वारदात के बारे में क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं आज के सवाल जवाब पे। सवाल आज कोई भी नहीं है, कुछ रीजंस हैं इसलिए, लेकिन कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब ज़रूर बताना चाहूँगी। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि जैसे हमारे देश का आम राष्ट्रीय फल है, उसी तरीके से केला किस देश का राष्ट्रीय फल है? तो दोस्तों जवाब है कंबोडिया। कंबोडिया देश ऐसा है जिसका केला राष्ट्रीय फल है। मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।